हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए बाबू, आज बहुत खुशखबरी की बात है कि हम लोगों का क्लास 1 तारीख से यानी कि 1 अक्टूबर से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक भी प्राइज, कुछ भी प्राइज नहीं रखा गया है। हम लोग को लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, क्रैश कोर्स। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, जो कि हम लोग का वन शॉट क्लास होगा, यानी कि वन शॉट क्लास, एक ही क्लास में इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। कृषि है, यानी कि जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम क्या है, कृषि है। जिसका नाम क्या है बाबू, कृषि है कि नहीं। हमारा कहने का मतलब है कि जो कृषि है इसका मतलब कि वन शॉट क्लास है, एक ही क्लास में टोटल के टोटल आज खत्म होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए थोड़ा सा आज हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि आज हम लोगों का मतलब एक चीज है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है क्रैश कोर्स 2025 कवर ऑल सिलेबस, यानी कि टोटल सिलेबस को कवर किया जाएगा। 2025 एग्जाम में जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा के, उन लोगों को टोटल सिलेबस को कवर कराया जाएगा, समझे। इसमें हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो लाइव क्लास मिलेगा, स्पेशल एग्जाम मटेरियल मिलेगा, जो कि हम लोग खुद से अपने से एग्जाम मटेरियल बना के एप्लीकेशन पर देंगे, आप लोगों को मिलेगा, है कि नहीं। पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा और डाउट क्लास भी रहेगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग क्रैश कोर्स के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और 1 तारीख से पहले पहले हो सकता है कि आप लोग का लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला होगा, लाइव क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को क्या करना होगा बाबू, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। अब प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों को लिखना है देशराज, देशराज ऐसे लिख लीजिएगा, आ जाएगा देशराज एकेडमी। आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाके लिखना है। अब पीला लोगो आएगा, उसमें डी और ए लिखा रहेगा। ठीक है, उस लोगो को देख करके और आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग के यूट्यूब पर लाइव क्लास चलेगा। उसके बाद में जो मटेरियल होगा, पीडीएफ होगा, टेस्ट होगा, डाउट क्लासेस होगा, आप लोग का नोट्स दिया जाएगा, मतलब एग्जाम मटेरियल दिया जाएगा, जो चीज़ें दिया जाएगा सब आप लोग को वहीं पे दिया जाएगा, एप्लीकेशन पर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, हम क्या करते हैं कि क्लास को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आज हम लोगों का क्लास कितना बेहतरीन जा रहा है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बाबू, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं। हम लोगों को आज पढ़ना है कि नहीं, कि कृषि क्या है, मतलब कृषि क्या है। ठीक है, मतलब कृषि किसे कहते हैं, कृषि होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे बाबू, भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य, मतलब भूमि पर मानव के द्वारा प्रारंभिक उद्देश्य, यानी कि पहला उद्देश्य जैसे भोजन, ईंधन, कपड़ा आदि के लिए पूर्ति के लिए भूमि को, है कि नहीं, खोद कर अथवा जोत कर, बीज बो कर, है कि नहीं, फसल उत्पादन, है कि नहीं, फसल उत्पादन को कृषि अथवा एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भूमि पर मानव का पहला उद्देश्य, मतलब भूमि पर मानव का पहला उद्देश्य, है कि नहीं, जैसे में क्या क्या हो जाएगा, भोजन के लिए, ईंधन के लिए, कपड़ा के लिए, है कि नहीं, मतलब इस सब के पूर्ति के लिए भूमि को जोत कर या खोद कर और क्या करके बीज को डालकर फसल उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए हम लोगों को क्या कह रहा है कि नहीं, कि कृषि के महत्व को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, हम लोग का एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कृषि के महत्व को लिखें। ठीक है, कृषि के महत्व को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम लोग जानते हैं कि भारत कैसा देश है। आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत निम्नलिखित में से कैसा देश है, तो आप लोग को ये कृषि प्रधान। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनसंख्या का 70% आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। मतलब कि भारत के 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। क्या चीज पर निर्भर है बाबू, कृषि पर निर्भर है। ठीक है, जो वर्तमान में घटकर इसकी संख्या 52% हो गई है। ऐसे बताया जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% आबादी कृषि कार्य पर क्या है, निर्भर रहता है।
लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या घट करके क्या हो गई है, 52% हो गई है। आप लोग याद रखिएगा कि भारत में वर्तमान में कृषि पर कितने लोग निर्भर हैं, तो 52%। कितना हो जाएगा, 52% हो जाएगा। देखिए बाबू, एक चीज पॉइंट यहाँ पे है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि कार्य पर आधारित है। मतलब भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका क्या चीज पर बाबू, कृषि पर आधारित है। समझे, कृषि से राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो राष्ट्र की आय होता है, देश का आय होता है, उसमें भी कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बहुत ज्यादा योगदान होता है। उसके बाद में कह रहा है पशुपालन आय में योगदान है। पशुपालन भी एक कृषि का ही अंश है, वो भी आय में क्या है, योगदान है देश के लिए। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। VVI प्रश्न है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, है कि नहीं। कह रहा है कि भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। ठीक है, तो देखिए बाबू, भारत में ऋतु के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के होते हैं। भारत में ऋतु के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से फसल होते हैं। तो सबसे पहले कह दीजिएगा रबी फसल। कौन सा फसल बाबू, रबी फसल हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा, जायद फसल हो जाएगा। जायद फसल को हम लोग गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं बाबू, गर्मा फसल के नाम से भी जानते हैं। जायद फसल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, गर्मा फसल के नाम से जानते हैं। तो जायद फसल भी है, ठीक है, जायद फसल को गर्मा फसल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है कि जायद फसल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप लोग याद होना चाहिए कि जायद फसल को हम लोग गर्मा फसल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए रबी फसल, सबसे पहले नंबर हम लोग समझेंगे रबी फसल। तो रबी फसल को जाड़े के महीने में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। मतलब कि रबी फसल को हम लोग जाड़े के महीने में बोते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोते हैं। कब बोते हैं बाबू, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोते हैं। ठीक है, और अप्रैल से जून में के मध्य इसका कटाई हो जाता है। मतलब रबी फसल को हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर से, कहां से बाबू, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और अप्रैल से जून के मध्य क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। अप्रैल से जून के मध्य में क्या कर लिया जाता है बाबू, काट लिया जाता है। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो रबी फसल के अंतर्गत आपको जौ आ जाएगा, चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, सरसों आ जाएगा। ये सब हमारे रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। किस फसल के अंतर्गत आएंगे बाबू, रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। समझ में आ रहा है ना। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल के उदाहरण है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा कि जितना भी फसल का नाम दिए हैं ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बाबू, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे खरीफ फसल। क्या पढ़ेंगे बाबू, खरीफ फसल। तो जिस फसल की बुआई जनवरी जुलाई में, कब किया जाता है बाबू, जनवरी, कब किया जाता है बाबू, जनवरी, कहां पे, और जुलाई, कब किया जाता है बाबू, जनवरी जुलाई में की जाती है। मतलब कि जिस फसल की बुआई जनवरी जुलाई में की जाती है, ठीक है, महीने में की जाती है, तथा कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। कटाई कब करते हैं बाबू, अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं। कब करते हैं बाबू, अक्टूबर, अक्टूबर है कि ना, नवंबर, अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं। कब करते हैं बाबू, अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं। इस फसल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, खरीफ फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आते हैं, तो खरीफ फसल के अंतर्गत धान आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, ये खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आप लोगों को एग्जाम्पल भी इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा
कह रहा है कि जायद फसल, जायद फसल को हम अगर एग्जाम में अगर पूछेगा कि जायद फसल को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछेगा कि जायद फसल को किस नाम से जाना जाता है तो आप लोग क्या कहिएगा, गर्मा फसल। क्या कहिएगा, गर्मा फसल, गर्मा फसल। जायद फसल को किस नाम से जाना जाता है बाबू, गर्मा फसल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीका से। देखिए जायद फसल मतलब जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है। किस महीने में किया जाता है बाबू, मार्च महीने में की जाती है। जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है तथा जून में तैयार हो जाता है। तैयार कब होता है बाबू, जून में तैयार होता है। कब तैयार होता है, जून में तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। मतलब कि जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है, जिस फसल की बुआई हम लोग मार्च महीने में करते हैं और जून में तैयार हो जाता है, उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जायद फसल कहते हैं। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है, इसको हम लोग यहाँ पे हम लिख सकते हैं पूरा गर्व के साथ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे वेरी इंपॉर्टेंट है हम आपको बताते हैं। देखिए चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। मतलब चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। चावल के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। देखिए चावल भारत का प्रमुख खाद्य फसल है। मतलब जो चावल है वो भारत का सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, मतलब कि सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्य फसल है। मतलब कि भारत के लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं, ठीक है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर है। बात तो सही है। यह एक प्रकार का खरीफ फसल है। चावल किस फसल के अंतर्गत आता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। चावल कौन सी फसल के अंतर्गत आता है बाबू, खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है। जिसकी बुआई किस महीने में की जाती है, जून जुलाई में की जाती है, और कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। मतलब चावल की बुआई जो है हम लोग कब करते हैं बाबू, बुआई जून जुलाई में करते हैं। कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं, और इसका कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कटाई कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चावल के उत्पादन में विश्व का पहला स्थान चीन। आप लोग ध्यान रखिएगा, चावल के उत्पादन में यहाँ पे प्रश्न पूछ देगा कि चावल के उत्पादन में है कि नहीं प्रथम स्थान। तो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो चीन का है। कौन सा है बाबू, चीन का है। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा कि चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। किसका है बाबू, चीन का है। कह रहा है कि चावल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान मतलब पहला स्थान चीन को है, तथा दूसरा स्थान किसका है बाबू, भारत का है। चावल सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला मतलब उत्पादन करने वाला देश चीन है, और दूसरे नंबर पे उत्पादन करने वाला देश भारत है, समझे। और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। आप लोग इस चीज को याद रखिएगा, मतलब कि चावल का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक देश जो है वो चीन है, और 2 नंबर पे भारत आता है, और 3 नंबर पे कौन आता है बाबू, इंडोनेशिया आता है। जबकि भारत में पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब भारत के पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो धान के उत्पादन में सबसे आगे है, समझे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल है, पंजाब भी है, आंध्र प्रदेश भी है। इस चीज को आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और याद करेंगे, समझे। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन, यानी भौगोलिक दशाओं को लिखे। यानी कि हम लोगों को अब क्या करना है, गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखना है।
तो गेहूं भारत का दूसरा प्रथम खाद्य फसल है। मतलब जो गेहूं है वो भारत का दूसरा प्रथम खाद्य फसल है। भारत का कौन प्रथम खाद्य फसल है? दूसरा प्रथम खाद्य फसल है, जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। जो कौन फसल के अंतर्गत आता है बाबू? रबी फसल के अंतर्गत आता है। इसकी बुआई जो होती है अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है। मतलब कि गेहूं की बुआई, गेहूं की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है कि नहीं? और कटाई जो होता है बाबू वो मार्च, यानी कि मार्च अप्रैल महीने में की जाती है। कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल महीने में की जाती है। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है। गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे देश कौन सा है बाबू? तो चीन है। आप इस चीज को याद में रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन करने में सबसे आगे देश कौन सा है? चीन है। तथा दूसरा स्थान पर कौन सा है बाबू? भारत है। यानी कि पहला स्थान पे चीन है और दूसरा स्थान पे कौन सा है बाबू? भारत। दूसरा स्थान पे कौन सा है? भारत है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में, मतलब गेहूं के उपज में, मतलब सबसे ज्यादा उपज कौन सा देश कर रहा है? तो चीन कर रहा है। और सबसे उसके बाद में उपज कौन सा कर रहा है? तो भारत कर रहा है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए, अब हम लोग क्या समझेंगे, मतलब भारत के अंदर, भारत में कौन से राज्य जो है वो ज्यादा कर रहा है। देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मतलब कि भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं के उत्पादन किया जाता है। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देखा जाए, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, तब पंजाब आगे है। मतलब कि मान लीजिए पंजाब का एरिया छोटा है, जितना में है उतना में सबसे ज्यादा गेहूं करता है। उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है और जितना में है उतना में गेहूं के उत्पादन करता है। तो उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है, तब बड़ा है तो तनी तनी करेगा तो उसके पास में ज्यादा गेहूं हो जाएगा। लेकिन पंजाब छोटा है, जबरदस्त करता है, फिर भी उत्तर प्रदेश के बराबरी नहीं कर पाता है। चलिए, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, है कि नहीं? कह रहा है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर बताएं। मतलब कि व्यापारिक कृषि के बारे में बताना है और निर्वाहक कृषि के बारे में बताना है। मतलब व्यापारिक कृषि मतलब वैसा कृषि जो हम लोग व्यापार की दृष्टि से करते हैं। मतलब कृषि फसल को उगा दिए और उगा के बेच दिए, मतलब व्यापार करें, है कि नहीं? देखिए, व्यापारिक कृषि के बारे में हम लोग जानेंगे बाबू। क्या चीज के बारे में जानेंगे? व्यापारिक कृषि के बारे में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं? मतलब वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाता है। मतलब उस कृषि का उत्पादन हम लोग व्यापार के लिए करते हैं, जिसे हम लोग व्यापारिक कृषि कहते हैं। जैसे में चाय, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर चाय का खेती करता है, तो अगर 1 बीघा में या 1 हेक्टेयर में या 1 कट्ठा में अगर चाय का खेती करता है, 5 कट्ठा में करता है, तो उतना चाय तो वो अपने लिए नहीं करेगा। उतना चाय पत्ती लेके वो क्या करेगा, है कि नहीं? जैसे में कॉफी हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। तो गन्ना इस सब का खेती जो व्यक्ति करता है तो वो अपने लिए नहीं करता है, व्यापार के लिए करता है। ठीक है। और निर्वाहक कृषि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, निर्वाहक कृषि क्या कह रहा है। निर्वाहक कृषि, है कि नहीं? वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। मतलब कि हम लोग अपना पेट पालने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हम लोग खेती करते हैं, उससे हम लोग निर्वाहक कृषि करते हैं। जैसे में गेहूं, गेहूं हम लोगों को जितने भी बिहार में उगाया जाता है, उसमें सब जितने भी किसान होते हैं वो लोग गेहूं का खेती अपने के लिए करते हैं। मतलब बेचने के पर्पज से कोई गेहूं का खेती नहीं करता है। धान का भी खेती कोई बेचने के लिए, व्यापार के लिए नहीं करता है, अपना खुद के लिए करता है। मक्का का भी खेती होता है जो अपना खुद के लिए करता है, व्यापार के लिए नहीं करता है। लेकिन चाय व्यापार के लिए, कॉफी व्यापार के लिए, रबड़ व्यापार के लिए, है कि नहीं? तो अगर किसी कोई कृषि में, मतलब कि कोई फसल का उत्पादन अगर बेचने के लिए, व्यापार की दृष्टि से अगर किया जाता है तो उसको हम लोग व्यापारिक कृषि कहेंगे। अगर कोई फसल का उत्पादन मतलब अपना जीवन चलाने के लिए, अपने पेट का पालन पोषण करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? निर्वाहक कृषि कहेंगे। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए। उसके बाद में क्या कर रहा है, देखिए, स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? कह रहे कि इसे झूम कृषि या काटो जलाओ कृषि के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि स्थानांतरित कृषि को हम लोग झूम कृषि या काटो या जलाओ कृषि के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। क्यों?
क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें पेड़ पौधे और झाड़ी को काट कर आग लगा दी जाती है। मतलब बहुत दिनों से वहां पे पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां है, तो उन सबको काट दिया जाता है और काट करके आग लगा दी जाती है, ठीक है। और उस स्थान पर क्या की जाती है, जो खेती किया जाता है उसे हम लोग स्थानांतरित खेती कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। मतलब बहुत दिन से वहां पर पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां है, और उन सबको काट के जला देना, खत्म कर देना, और उस स्थान पे नया खेती स्टार्ट कर देना। तो इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहेंगे, स्थानांतरित कृषि कहेंगे, ठीक है बाबू। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है VVI प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। मतलब कि किस प्रकार से हम लोग सुधार ला सकते हैं। मतलब कि जो भारत का कृषि है, भारत का कृषि है, इसमें हम लोग किस प्रकार से सुधार ला सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए भारतीय कृषि में निम्नलिखित उपाय करके हम लोग सुधार ला सकते हैं। सबसे पहला नंबर क्या ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को किसानों के लिए उत्तम बीज एवं उत्तम उर्वरक एवं अच्छे सिंचाई का प्रबंध करना चाहिए। जो सरकार है उनको किसान के लिए उत्तम बीज, अच्छा खाद और पानी खेत में देने के लिए, सिंचाई के लिए, इस सब चीज का सरकार को अच्छा से व्यवस्था करा देना चाहिए, ताकि किसान को किसी भी प्रकार का समस्या ना हो और अपना खेती को अच्छे तरीके से कर सके। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे बाबू। देखिएगा इसी में क्या कह रहा है, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते दर पर ब्याज, मतलब सस्ते ब्याज दर पर लोन देना चाहिए। मतलब सरकार को एक ऐसा मतलब कि नियम बनाना चाहिए जिसमें किसान को अगर ट्रैक्टर खरीदना है तो ट्रैक्टर के टोटल पैसे किसान को सस्ते ब्याज पर मतलब सरकार दे सके। इस प्रकार के सरकार को भी व्यवस्था बनानी चाहिए। उसके बाद में किसानों को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप लोग जानते हैं। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जिससे हम चाहें तो सामान खरीद सकते हैं और बाद में उसका पैसा को हम लोग चुका सकते हैं, ठीक है, प्रदान करना चाहिए। और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित और जागरूक करना चाहिए। मतलब कृषि के प्रति सरकार को टेलीविजन के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जैसे कोविड-19 के दौरान में हम लोग कहीं पे फोन से बात करते थे तो कोरोना वायरस से संबंधित कोई बातें बोलता था, जैसे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कोविड-19 का कभी भी कॉल लगाते थे तो उसके बारे में बताता था। इसी प्रकार से कृषि संबंधित भी सरकार को टेलीविजन के माध्यम से क्या करना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ठीक है बाबू। देखिए आगे क्या कर रहा है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि नहीं कि भारत की नई कृषि नीति, मतलब भारत में नई कृषि नीति सन 1967-68 में लागू हुआ था। आप लोग याद रखिएगा कि भारत में क्या बाबू, भारत में है कि नहीं नई कृषि नीति, नई कृषि नीति, भारत में नई कृषि नीति कब लागू हुआ था बाबू, तो आप लोग बताइएगा कब लागू हुआ था। इस प्रश्न को आप लोग उत्तर बता दीजिएगा। सन कितना, 1967-68 में, 1967-68 में लागू हुआ था, ठीक है, 1967-68 ईस्वी में लागू हुआ था, है कि नहीं, लागू की गई है कि नहीं, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया। जिसमें क्या किया गया, मतलब कि जो बीज अधिक उपज देने वाले थे वैसे बीजों को बोया गया, है कि नहीं, तथा कृषि के नई तकनीक, टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर, इस सब होता है ना नया, मतलब कृषि करने का नया नया आधुनिक तकनीक, है कि नहीं, इसका प्रयोग किया गया, ठीक है, जिसमें क्या हुआ ना, फसल का उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जब फसल का उत्पादन हम लोग वैज्ञानिक तरीका से करेंगे, नए तकनीक के द्वारा करेंगे, अच्छे बीज लेके करेंगे, तो श्योरली बात है कि तेजी से वृद्धि होगी, आगे बढ़ेगा कृषि, हुई, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं बाबू, हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। देखिए उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या बातें हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हरित क्रांति का शुरुआत हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में 1967 से शुरू हुआ। हरित क्रांति का जो शुरुआत हुआ था
वो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र से हुआ था। किस क्षेत्र से हुआ था बाबू? हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र से हुआ था। सन 1967 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1967 में, जिसमें गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ था। मतलब कि उसमें गेहूं का उत्पादन में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ था, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जनक। कहाँ के बाबू? अब हम कहाँ के बात कर रहे हैं? भारत का। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ठीक है। अब जबकि विश्व में कौन है? अगर हम विश्व के बारे में बात करें, विश्व के बारे में बात करें तो विश्व में कौन है बाबू? आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। कौन है बाबू? डॉक्टर है कि ना? कौन है? नॉर्मन कौन है? बोरलॉग है। कौन है बाबू? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जो दोनों प्रश्न है ना बाबू, यानी कि जो दोनों प्रश्न हैं, है कि नहीं, ये दोनों प्रश्न जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि भारत में अगर बात करें हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में अगर हम बात करें, तो कौन हो जाएंगे? विश्व में बात करेंगे तो बाबू डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। देखिए, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं बाबू। ठीक है। देखिए, अब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ चुका है। ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आ चुका है। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। सबसे पहला एक प्रश्न कह रहा है कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबू अस्थानांतरित कृषि। किस प्रकार की कृषि है? अस्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को बताया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न बताया जा रहा है। आप लोग इस सब प्रश्न को, टोटल प्रश्न को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ध्यान पूर्वक से, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है? मतलब कि अभी के पीरियड में, मतलब कि अभी के समय में, अभी के साल में, मतलब कि वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत प्रतिभाग है? तो 5 से 7%। कितना हो जाएगा बाबू? 5 से 7%। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है? भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है बाबू? तो उत्तराखंड राज्य में सोपानी कृषि प्रचलित है। ठीक है। उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि झूम कृषि भारत के किस भाग में की जाती है? मतलब कि झूम कृषि जो है वो भारत के किस भाग में की जाती है? तो झूम कृषि भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। किस भाग में की जाती है बाबू? भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि झूम कृषि जो है वो भारत के पूर्वोत्तर भाग में की जाती है। ठीक है। चलिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़िए, प्रश्न देखिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न पढ़ना जरूरी है। कह रहा है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदान है? कितना प्रतिशत भाग मैदान है? तो 43% है। कितना है? 43% है। समझे? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए प्रश्न को, कि भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत का प्रमुख खाद्य फसल धान है। कौन सा है बाबू? धान है। भारत का प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? धान है। ठीक है। आगे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
कि भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? बताइए, भारत में धान की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है। कहाँ पे होती है बाबू? पश्चिम बंगाल में धान की खेती भारत में सबसे ज्यादा होती है। भारत में धान की खेती कहाँ पे ज्यादा होती है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, जो कि क्वेश्चन संख्या 9 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। कह रहा है कि भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? मतलब ज्वार की सबसे अधिक खेती भारत में कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पे होती है बाबू? महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ पढ़ के, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है बाबू। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है कि नहीं? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? मतलब कि बिहार के कितना प्रतिशत क्षेत्र में, यहाँ पर प्रतिशत रहेगा सब में, है कि नहीं? कितना प्रतिशत क्षेत्र में क्या की जाती है बाबू? कृषि की जाती है। तो कितना प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है? तो 60%। कितना प्रतिशत बाबू? 60%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बाबू। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है? मतलब कि बिहार के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्ति में से मतलब कितना प्रतिशत व्यक्ति जो हैं वो कृषि कार्य में है? बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? क्या हो जाएगा? 80%। क्या हो जाएगा बाबू? 80%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नहीं, कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। गंडक परियोजना यानी कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ था बाबू? तो वाल्मीकि नगर। किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर स्थान पर हुआ था। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में होती है कि नहीं? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा बाबू, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, एग्जाम में जाके एकदम गर्दा उड़ा देना है। कांवर झील स्थित है, बताइए तो कांवर झील जो है वो कहाँ पे है? दरभंगा में होगा कि भागलपुर में कि बेगूसराय में कि मुजफ्फरपुर में? आपको पता है? इसका हो जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे हो जाएगा बाबू? बेगूसराय में हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, समझे? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है, लॉलीपॉप एकदम बहुत लॉलीपॉप प्रश्न है। तो इसका क्या हो जाएगा? पटना में है। कहाँ पे है बाबू? पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है प्यारे बच्चों? पटना में है। कहाँ पे है? पटना में है। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बाबू? भागलपुर में स्थित है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, किस जिले में स्थित है बाबू?
भागलपुर जिले में स्थित है। समझे? चलिए, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग पढ़िए और पढ़ने के बाद में ध्यान दीजिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? बताइए किस जिले में अवस्थित है? तो मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है। किस जिले में अवस्थित है प्यारे बच्चों? मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? मतलब कि भारत के पहली चीनी मिल कौन सा बाबू? पहली चीनी मिल, भारत की पहली क्या चीज बाबू? चीनी मिल। भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? क्या बाबू? कब स्थापित, कब क्या चीज बाबू? स्थापित, स्थापित की गई थी, की गई थी। तो बताइए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1840 ईस्वी में। कब किया गया था बाबू? 1840 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं हम लोग। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तुम लोग को खरीदना नहीं है, मतलब बता रहे हैं। सिगरेट का कारखाना कहाँ पे है बाबू? कहाँ पे है? मुंगेर में है कि पटना में है कि शाहपुर में है कि गया में है? कहाँ पे है सिगरेट की कारखाना? सिगरेट की कारखाना जो है बाबू मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में है। समझे? ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। आगे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बाबू आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? मतलब बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? मतलब कि बिहार में हम लोगों का जो रेल परिवहन है उसका शुभारंभ कब से माना जा रहा है? तो 1860 से माना जा रहा है। कब से माना जा रहा है प्यारे बच्चों? 1860। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व कह रहा है। क्या कह रहा है बाबू? पूर्व मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। रेलवे, रेलवे का मुख्यालय क्या चीज बाबू? मुख्यालय का मुख्यालय कहाँ है? बताइए तो प्यारे बच्चों, कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा हाजीपुर। कहाँ पे हो जाएगा? हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखिए, आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बताइए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजगीर में है। कहाँ पे है बाबू? राजगीर में है। ठीक है, देखिए उसके बाद में आप लोग ध्यान दीजिएगा हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी, मतलब ना 2001 के जब जनगणना हुआ था तो उस समय बिहार की जनसंख्या कितनी थी? बताइए कितना थी? 8 करोड़ से अधिक। कितनी थी बाबू? 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए ध्यान से, है कि नहीं? चलिए बाबू, हम लोगों का यहीं तक लास्ट प्रश्न था, है कि नहीं? आप लोगों को क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों का एक आवश्यक सूचना हम बाबू बता रहे हैं कि आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से, है कि नहीं? 1 अक्टूबर से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। एकदम फ्री क्रैश कोर्स रहेगा। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए एकदम फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा।
जिसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, पैनल पीडीएफ मिलेगी, मतलब टोटल मटेरियल दिया जाएगा आप लोग को डाउट क्लास भी चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है कि ना, प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद में आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है देशराज एकेडमी। MY देशराज एकेडमी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है बाबू। उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा उस एप्लीकेशन को, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो PDF होगा, नोट्स होगा, ये सब इसी एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। देशराज एकेडमी वाला जो एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे आप लोगों का टोटल मटेरियल दिया जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लास होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।